Factorization, simultaneous equations, chapter number 6, exercise 6.6। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सॉल्व बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अच्छा, इस एक्सरसाइज में मौजूद जो क्वेश्चंस है इसे 2-3 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहले 4 क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स क्या है, इस मेथड को समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखें। वैसे तो जितने भी मेथड इस एक्सरसाइज में डिस्कस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, बट सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि इस अलग अलग मेथड से हम इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। इसमें जो पहला मेथड है, अच्छा तीनों मेथड एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसमें 3 मेथड्स डिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्सरसाइज में। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ सेपरेटली हर एक मेथड को अलग अलग से डिस्क्राइब किया गया है। पहले मेथड यानी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट को समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखें। 2 अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस है इसमें विद 2 वेरिएबल्स। पहला है 2x + 3y = 4, दूसरा है 5x + 3y = 13। अब इसमें यह होगा कि सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को नाम देंगे। पहला इक्वेशन 2x + 3y = 4 ये इक्वेशन 1 होगा, और 5x + 3y = 13 ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं इन अलजेब्रिक इक्वेशंस में, और उन्हीं टर्म्स में से वेरिएबल x या वेरिएबल y को एलिमिनेट करेंगे। आप देखिए ज़रा, जो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 4 और जो दूसरा इक्वेशन है 5x + 3y = 13, इसमें जो सेकंड टर्म है विद वेरिएबल y 3y ये इन दोनों इक्वेशंस में सेम है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम इन दोनों टर्म्स 3y को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। यही है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। इसमें देखें ये कोएफिशिएंट दोनों के सेम है वेरिएबल्स के, तो हम यहाँ से इस पूरे वेरिएबल टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। दरअसल हम इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ताकि इनमें मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी ट्रू वैल्यूज़ फाइंड कर सके। ट्रू वैल्यूज़ फाइंड करने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जब आप x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो x और y की दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। यानी x और y की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे फ़र्ज करें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। जब आप इन दोनों x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट साइड भी 4 होगा और राइट साइड भी 4 होगा। इसे कहते हैं satisfaction of algebraic equation by putting their variables or the values of the variables। यानी जो वेरिएबल्स की सही वैल्यू, ट्रू वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। यानी जब आप इन इक्वेशंस की इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस तरह ये इक्वेशन ट्रू होगी यानी सेटिस्फाइड होगी। इससे पहले जो एक्सरसाइज था उसमें भी मैंने आपको, अगर आपको याद है, जिसमें हमने 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड करने थे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वहाँ मैंने आपको बाकायदा x और y की वैल्यू पुट करके ये प्रूव करवाया था कि कैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो सकता है राइट हैंड साइड के, अगर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें या ट्रू हो इनकी वैल्यूज़। तो बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन है 2x + 3y = 4 और जो सेकंड अलजेब्रिक इक्वेशन है, इन दोनों में टर्म 3y जो है वो सेम है, तो हम इसके इन दोनों टर्म्स को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा करने से हम वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 from 1, आप ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, ये आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आपने लिखी है सब्ट्रैक्शन के लिए पहले उस इक्वेशन को लिखेंगे और फिर फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन है उसे बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें फ्रॉम 1, तो पहले आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 5x + 3y, और फिर आप इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इसका बड़ा आपने ख्याल रखना है, जो स्टेटमेंट आपने लिखी है फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आपने हाईलाइट की है उसे पहले लिखेंगे और फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन आपने हाईलाइट की है उसे बाद में लिखेंगे। ये अरेंजमेंट आपने स्पेशली याद रखना है। सो 5x + 3y = 13, 2x + 3y = 4। अच्छा, अब इन्हें हमने ऐड क्यों नहीं किया?
अगर हम इन्हें ऐड करते तो 3y प्लस 3y 6y, हम वेरिएबल y को यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब चूंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशंस के साइंस जो है वो आप चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2x पॉजिटिव टर्म है तो ये बन जाएगा नेगेटिव टर्म, 3y पॉजिटिव टर्म है तो ये बन जाएगा नेगेटिव टर्म, और 4 भी पॉजिटिव है तो इसे हम कर देंगे नेगेटिव। अब इसके बाद पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 3y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 5x माइनस 2x का डिफरेंस होगा 3x और 13 माइनस 4 का डिफरेंस होगा 9। आप देख सकते हैं यहाँ हमने वेरिएबल y को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया। नाउ 3x इज इक्वल टू 9, या फिर x को हम अगर हम यहीं पे रहने दे दें, 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 1s are 3 और 3 3s are 9। बहरहाल x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस x की वैल्यू को पुट करेंगे या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, ये आपकी चॉइस है। प्लस अगर आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, दोनों सूरतों में y की वैल्यू सेम आएगी, डिफरेंट नहीं होगी। इसलिए आपके पास चॉइस है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, इट्स योर चॉइस। हम इसे 1 में पुट करते हैं। अगर मैं इसे 1 में पुट करता हूं तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल्स 4। ये मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स 4, और अब जहां मुझे x नजर आ रहा है वहां x की वैल्यू 3 में पुट करने जा रहा हूं। जैसे ही आप इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ से x डिसअपियर हो जाएगा। तो अब आप आसानी से y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। x की जगह आपने पुट किया 3, तो 2 3s are 6 प्लस 3y इक्वल्स 4। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टेप वाइज y को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले 6 यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 3y इक्वल्स 4 माइनस 6 हो जाएगा -2, और फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो y इज इक्वल टू -2/3 बन जाएगा। ये होगी y की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ अगर x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -2/3। अब ये दोनों वैल्यूज़ x और y की वो वैल्यूज़ हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती है। अगर आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 3 पुट कर दें और y की वैल्यू पुट कर दें -2/3, तो ये इक्वेशन लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस और सेटिस्फैक्शन ऑफ इक्वेशंस। तो इस तरह आप लिखेंगे x एंड y, x और y की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की, x की वैल्यू y हमारे पास 3, y की वैल्यू हमारे पास आई -2/3। हिंस सोल्यूशन सेट टू दिस इक्वेशंस इज 3 एंड -2/3। वैसे एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि द सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन मीन्स टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एग्जिस्टिंग इन दीज अलजेब्रिक इक्वेशंस। जब भी आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो दरअसल आप इन अलजेब्रिक इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की वो सही वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो इन इक्वेशंस को सही साबित करें। यानी जब आप इन x और y की वैल्यूज़ इन इक्वेशंस में पुट कर दें तो इक्वेशंस का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल हो। सो ये वो वैल्यूज़ हैं x और y की, और ये वो मेथड है इक्वेटिंग, मैं मेथड का नाम भूल गया, हाँ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पार्ट बिल्कुल मेथड यही है, स्टेप्स भी यही है। दो इक्वेशंस गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। 4x प्लस 3y इक्वल्स 13, सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 3y इक्वल्स 19। सबसे पहले आप इनको नाम देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप देखिए यहाँ पर 3y और 3y दोनों पॉजिटिव टर्म है, इनके कोएफिशिएंट सेम है, तो वी कैन इक्वेट दीज टू टर्म्स। हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैं फिर इन्हें ऐड नहीं करूँगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो 3y प्लस 3y तो 6y आ जाएगा, y तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, आप ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। बस इतना ख्याल रखना है, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है उसे आप पहले लिखेंगे और फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन है उसे आप सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इक्वेशन 2 यानी 7x प्लस 3y इक्वल्स 19, और फिर फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1 है तो इसे सेकंड इक्वेशन लेंगे 4x प्लस 3y इक्वल्स 13।
अगर आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फिर आप उस सूरत में सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 और फिर इक्वेशन 2। अब आपने यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब आप सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद इक्वेशन 1। बहरहाल दोनों इक्वेशंस आपने लिख दिए। सेकंड इक्वेशन के साइन को आप चेंज कर देंगे। पॉजिटिव 4x है, ये बन जाएगा नेगेटिव 4x। पॉजिटिव 3y है, ये बन जाएगा नेगेटिव 3y। और पॉजिटिव 13 है, ये बन जाएगा नेगेटिव 13। अब चूंकि पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 3y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास 7x माइनस 4x 3x और 19 माइनस 13 ये हो जाएगा 6। अब 3x इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6/3, यानी 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 6 चूंकि 3 से डिविजिबल है, यानी 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, 2। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इस x की वैल्यू को जो 2 है या तो इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, दोनों में सेम वैल्यू आपको y की कैलकुलेट होगी। मैं इस दफ़ा पुट करता हूँ इसे इक्वेशन 2 में। पिछले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन 1 में, अब 2 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 2 है 7x प्लस 3y इक्वल्स 19। मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखूंगा और जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ मैं x की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा x से, यानी 2 लिखूंगा। तो 7x बिकम्स 7 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स 13। 7 2s are 14 प्लस 3y इक्वल्स 13। अब 14 यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3y इक्वल्स 19 माइनस 14 इज 5। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। यहाँ पर 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने, 2, जबकि y की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई, 5/3। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 2, 5/3। आप इस तरह से इन करली ब्रैकेट्स के अंदर x और y की वैल्यूज मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट बाय मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इक्वेशंस है 7x प्लस 2y इक्वल्स 33, जबकि दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 7x इक्वल्स 12। मैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नाम दूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है 7x प्लस 2y इक्वल्स 33 और इक्वेशन 2 है नेगेटिव 7x प्लस 3y इक्वल्स 12। अब ये जो इक्वेशंस है ये पिछले इक्वेशन से टोटली डिफरेंट है। वो इस तरह से कि आपको इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है x, इसके कोएफिशिएंट सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे जो पहले जो दो क्वेश्चंस थे या इक्वेशंस थे उनमें y के वेरिएबल सेम थे, कोएफिशिएंट्स वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स सेम थे, जबकि यहाँ पर वेरिएबल x के कोएफिशिएंट आपको सेम नज़र आ रहे 7 and 7। लेकिन यहाँ पहले इक्वेशन में वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 7 वो पॉजिटिव है, जबकि दूसरे में जो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव 7 है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से x को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, वेरिएबल x को। इससे पहले हम y को एलिमिनेट करते थे ना, अब x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं क्योंकि वेरिएबल x के कोएफिशिएंट इन दोनों इक्वेशंस में सेम आ रहे हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनके साइन अनलाइक है। अगर इनके साइन सेम होते, दोनों पॉजिटिव टर्म होते या दोनों नेगेटिव टर्म होते, तो फिर मैं ऐड करके इन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकता था, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव 7x है, दूसरा नेगेटिव 7x है, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे इस सेकंड पॉलिनोमियल के या सेकंड इक्वेशन के साइन जब मैं चेंज करूँगा, माइनस से कर देता हूँ इसको प्लस, तो पहला भी प्लस 7x है और दूसरा भी प्लस 7x बन जाएगा, ये तो 14x बन जाएगा। तो एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैं इन्हें करता हूँ ऐड। और आपको पता है जब आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो आप सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करते, इसी वजह से यहाँ पॉजिटिव 7x और नेगेटिव 7x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 and 2। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी और फिर उसके बाद इक्वेशन 2। अनलाइक साइन की वजह से 7x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2y भी पॉजिटिव है, 3y भी पॉजिटिव है, इनका सम होगा 5y और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स है 33 और 12, इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर होगा 45। तो इक्वेशन है 5y इक्वल्स 45। चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है
तो y इज इक्वल टू 45/5। 5 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होके 45 को डिवाइड कर देगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो y की वैल्यू इस दफ़ा कैलकुलेट हुई। इससे पहले 2 क्वेश्चंस में हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, अब हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। इस वक्त मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन हमारे पास है 7x + 2y = 33। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ, 7x + 2y = 33। हमें पुट करना है y की वैल्यू 9 इस इक्वेशन में। तो 7x एज इट इज़ प्लस 2 y की जगह हम पुट करेंगे 9 = 33। अगले स्टेप में 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 ज़ा 18। और उसके बाद अगले स्टेप में मुझे चूंकि x को सेपरेट करना है, तो मैं स्टेप वाइज सबसे पहले 18 जो यहाँ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जिससे ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट या माइनस। और 33 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 15। हमें चूंकि x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो 7 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इस 7 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो ये 15 को डिवाइड कर देगा, यानी x इज इक्वल टू 15/7। तो y की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने, 9, और x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने, 15/7। तो x और y की वैल्यू है 15/7, 9। हिंस सॉल्यूशन सेट करली ब्रैकेट्स में पहले x की वैल्यू 15/7 और फिर y की वैल्यू 9। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वही है, मेथड सेम रहेगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पे, 3x + 2y = 8, 4x - 3y = 7। अच्छा, अब ये देखें, इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशंस में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है कि जिससे हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल को एलिमिनेट कर सके। ऐसी सूरत में फिर आपको क्या करना होगा, ऐसी सूरत में आपने या तो वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा या फिर वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा, ताकि इन दोनों वेरिएबल्स में से एटलीस्ट किसी एक वेरिएबल को तो हम एलिमिनेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को नाम दूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप गौर करें, मैंने आपसे कहा कि या तो आप x के कोएफिशिएंट्स को सेम करें या y के कोएफिशिएंट्स को सेम करें, ताकि आप इनको एलिमिनेट कर सकें। यहाँ मैं y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन 1 है इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, और जो इक्वेशन 2 है इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। y 2 and 3, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है। तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 ज़ा 6, और सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट 3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6। तो फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल टर्म 2y को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6y, और सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल 3y को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी बन जाएगा 6y। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हम आसानी से वेरिएबल y को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात यह है कि मुझे पूरे इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे तो सिर्फ 2y और 3y को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने किसी एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है किसी स्पेसिफिक नंबर से, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मैथ्स में पढ़ते हैं बैलेंस्ड वर्क। ठीक, अच्छा, तो हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप x के कोएफिशिएंट सेम करना चाहें तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी सूरत में आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 3 4 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। बहरहाल ये आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स सेम करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 2 एंड देन एडिंग। साथ में मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि क्या मैं इनको ऐड करूं या माइनस करूं जब इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाए, जिससे ये वेरिएबल y एलिमिनेट हो जाए। ये भी आपने साथ में डिसाइड करना है। तो चूंकि साइन अनलाइक है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो एलिमिनेट एक ही तरीके से होंगे जब आप इनको ऐड करें। याद रखें इस चीज़ को। यहाँ देखिए, इस पिछले क्वेश्चन में भी x के जो कोएफिशिएंट था एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव था, इसलिए मैंने ऐड किया। अगर ये दोनों सेम होते तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देखें 2y पॉजिटिव है, 3y नेगेटिव है। तो जब हम इन इक्वेशंस को, इन वेरिएबल्स y के कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा, क्योंकि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं
वो वेरिएबल्स के साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 3 से। तो चले पहले 3x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9x, फिर उसके बाद प्लस 2y को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ार 6y, और फिर 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 3 ज़ार 24। जब आप इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस 6y इक्वल्स 24। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 2 से, तो पहले 4x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8x। जब मैं माइनस 3y को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 ज़ार 6y, और फिर राइट साइड पे 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 ज़ार 14। अब आप यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को देखें, क्या यहाँ पर वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स सेम है या नहीं? बिल्कुल। तो अब आपको पता चल गया, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उनको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल टर्म को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हुए तो फिर आपने उनके कोएफिशिएंट्स सेम करने हैं, या तो वेरिएबल x या तो वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको इसमें समझा दिया कि आप एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से और दूसरे इक्वेशन को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाए, जैसे इस केस में हमने किया। अब फिर इसके बाद मैंने कहा एंड एडिंग दैम। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं ताकि वेरिएबल y यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो प्लस 6y माइनस 6y इज 0। 9x और 8x को ऐड करेंगे तो ये होगा 17x। 24 और 14 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 38। अब इक्वेशन है 17x इज इक्वल टू 38। x फाइंड करना है, 17 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 38 को डिवाइड कर देगा, सो x इक्वल्स 38/17। आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, ये मैं बहुत ऊपर निकल गया, ये 3x प्लस 2y इक्वल्स 8, ये है इक्वेशन 1। ये 3x प्लस 2y इक्वल्स 8, बस मैंने x की जगह डायरेक्ट इसकी वैल्यू 38/17 पुट कर दी। इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इक्वल्स 8 और x की जगह मैंने पुट कर दिया 38/17। अगले स्टेप में 38 मल्टीप्लाई बाई 3 114/17 प्लस 2y इक्वल्स 8। इसके बाद अब मेरा काम है कि मैं y को सेपरेट कर दूं क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस फ्रैक्शन 114/17 को जो पॉजिटिव टर्म के साइन के साथ है इसे शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे। अब ये यहाँ पर ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा -114/17। इसके बाद अब मुझे लेना है यहाँ पर एलसीएम, क्योंकि ये जो 114/17 है इसे मैं 8 से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, तो मैं 8 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी इंटीजर्स हैं हर एक इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है जिसे हम शो नहीं करते, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जैसे 8 का फ्रैक्शनल फॉर्म है 8/1, यानी आप 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं, और ये अंडरस्टूड है कि 8 के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब यहाँ पर मैंने 17/17 क्यों मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि अब ये दो फ्रैक्शंस बन गए, 8 बन गया 8/1 और दूसरा फ्रैक्शन है 114/17। इन फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, पहला जो डिनोमिनेटर है वो है 1 और जो दूसरा डिनोमिनेटर है वो है 17। तो मुझे 1 को 17 बनाना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं 1 को 17 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन साथ में चूंकि मुझे बैलेंस्ड वर्क करना है मैं न्यूमरेटर को भी 17 से मल्टीप्लाई करूँगा। बैलेंस्ड वर्क ऐसे हो जाएगा ये कि अगर 17 को 17 के साथ कैंसिल आउट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन अपनी ओरिजिनल हालत 8/1 के फॉर्म में आ जाएगी। आप यहाँ पर हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को 17 से मल्टीप्लाई करें। नो, अगर आपने डिनोमिनेटर्स को लाइक करना है यानी 1 को 17 बनाना है तो आपको डिनोमिनेटर के साथ 17 मल्टीप्लाई करना होगा, उसी वक्त आपने न्यूमरेटर को भी 17 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने 8/1 को मल्टीप्लाई किया है 17/17 से। अब आप अगले स्टेप में देखिए, 17 8s आर 136 while 17 1s आर 17। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए या नहीं? बिल्कुल। तो अब एलसीएम क्या होगा कि आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को का एक ही डिनोमिनेटर लेंगे 17 और 136 से 114 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 22,
यानी अब यहाँ पर सिंगल फ्रैक्शन रह गया 22/17। हमें चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 22 को डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ 22 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 17 है, तो ये जो 2 आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, ये जाके डिनोमिनेटर 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड कर रहे हैं 22 को, लेकिन 22 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 17 है, तो यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट होके डिनोमिनेटर 17 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 22 2 से डिविजिबल है, यानी जब आप कैंसलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 1s are 2 और 2 11s are 22। ठीक, तो अब यहाँ पर आपके पास रह जाएगा, और डिनोमिनेटर पे अगर आप 17 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 1s are 17। बहरहाल फ्रैक्शन आपके पास बन गया 11/17। तो x की वैल्यू क्या थी, x और y को आप कॉमा में लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और साथ में इनके वैल्यूज़ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी x की वैल्यू थी 38/17, जबकि y की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की जो बनी हमारे पास 11/17। ठीक, सो हिंस सोल्यूशन सेट इज 38/17 एंड 11/17। अच्छा जी, अब आते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, और वो मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड था कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जहन में रहे कि वो जो पहले 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए वो इस मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, और ये जो अब 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जा रहे हैं ये इक्वेटिंग बाय कोएफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअली इन मेथड्स को डिस्क्राइब किया गया है कि इन मेथड्स को अप्लाई करके अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस मेथड को समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, x + 3y = 5 और 3x + y = 5। मैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नाम दूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसके बाद हम स्टार्ट लेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, x + 3y = 5। यहाँ इस इक्वेशन को मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ, आप इसे y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं इसे x के लिए सॉल्व ऐसे करूँगा कि x को मैं यहीं पे सेपरेट रहने दूंगा, और 3y जो यहाँ प्लस हो रहा है, जो ऐड हो रहा है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जिससे ये बन जाएगा -3y। ये जो टर्म +3y है राइट साइड पे मूव करके -3y हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड से 3y को एलिमिनेट करना है, तो मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ -3y को ऐड करता हूँ। ये देखें -3y, जिससे ये +3y और -3y कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट साइड पर 5 - 3y, या जो रिवायती तरीका है आप स्कूल्स में पढ़ते हैं कि ये टर्म 3y यहाँ पर ऐड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। बहरहाल इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब जब मैंने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास एक तरह से x की वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, x = 5 - 3y। अब मैं x = 5 - 3y को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। शुरू मैंने किया इक्वेशन 1 से, और इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 3x + y = 5। 3x की जगह मैंने पुट किया 5 - 3y + y = 5। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 5s are 15 और फिर 3 3s are 9 -9y + y = 5। -9y + y ये लाइक टर्म्स है, तो -9y + y is -8y = 5। y को फाइंड करना है तो सबसे पहले 15 जो यहाँ पे प्लस हो पॉजिटिव टर्म के साथ है, ये +15 है, -8y और +15। जब आप +15 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -15। राइट साइड पे ऑलरेडी 5 मौजूद है, तो 5 - 15 is -10। 5 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव टर्म है, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन 15 चूंकि 5 से बड़ा है इसलिए डिफरेंस 10 के साथ भी साइन क्या होगा, माइनस का होगा। अगले स्टेप में चूंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -8 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसे राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये -10 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस और माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 10 और 8 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 4s are 8 और 2 5s are 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5/4। x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी x के लिए सॉल्व हो चुका है।
ठीक है, बजाय 1 और 2 में पुट करने के आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू इक्वेशन 3 में सबसे पहले लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y और y की जगह मैंने साथ में पुट कर दिया 5/4, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा है पुट y इक्वल्स 5/4 इन इक्वेशन नंबर 3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 ज़ार 15/4, अगेन 15/4 और 5 मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये 15/4 एक फ्रैक्शन है, तो लिहाजा मैं 5 को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बाय मीन्स ऑफ एलसीएम हम इन दोनों को आगे सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगेन मैं 5 को लिखने जा रहा हूँ 5/1। अब दो फ्रैक्शंस हैं, पहला है 5/1 और दूसरा फ्रैक्शन है 15/4। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एक का डिनोमिनेटर 1 है जबकि दूसरे का डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर्स लाइक करने के लिए मैं फर्स्ट फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, यानी 5/1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4/4 से। क्यों? ताकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। ये स्टेप मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 5 4s are 20, 4 1s are 4। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस 20 और 4, 15 और 4 दोनों के डिनोमिनेटर्स लाइक हो गए। तो एलसीएम कैसे लेंगे? आप एक सिंगल फ्रैक्शन लगाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स 4 में से एक डिनोमिनेटर चूज करेंगे 4 और न्यूमरेटर्स 20 माइनस 15 को एज इट इज लिखेंगे। जब आप 20 से 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रह जाएगा 5/4। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू क्या आई 5/4 और y की वैल्यू भी आपने क्या कैलकुलेट की थी 5/4। तो एक्स वाई इक्वल्स 5/4 5/4। हेंस सोल्यूशन सेट इज 5/4 5/4। अब इस क्वेश्चन को आप इस प्रीवियस मेथड से भी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 2x + 3y + 13 = 0, 3x - 2y + 12 = 0। सबसे पहले तो मैं इन इक्वेशन की फॉर्मेशन पिछले क्वेश्चंस की तरह बनाता हूँ। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म्स है ये लेफ्ट साइड पर है, इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर। वहाँ पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट 5 क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा लेफ्ट साइड पे 2 वेरिएबल्स टर्म थे जबकि राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म था। जैसे आप इस क्वेश्चन 5 को देखें, ये वेरिएबल्स टर्म्स और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म। अब मैं इसको भी इसी तरह से शिफ्ट करूँगा। सबसे पहले +13 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, ये +13 है, राइट साइड पे बन जाएगा -13 और फिर +12 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे जिससे ये बन जाएगा -12। अब मैं इन्हें नाम देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चूँकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं स्टार्ट लूँगा इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 1 को या तो वेरिएबल x या तो वेरिएबल y के लिए सॉल्व करता हूँ। मैं फिर इसे x के लिए सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले 3y जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इसे शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे जिससे ये बन जाएगा -3y। अब ये अनलाइक टर्म्स है, -13 - 3y, आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक कांस्टेंट है तो दूसरा वेरिएबल टर्म है। चूंकि मुझे इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है तो 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे। चूंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे -13 - 3y से डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन x के लिए सॉल्व हो चुका है जिसमें x इज इक्वल टू -13 -3y/2। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और साथ में मैं इस x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ या इस इक्वेशन x इज इक्वल टू -13 -3y/2 को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। वही मेथड है जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था। सॉल्व किया हमने इक्वेशन 1 को और उसमें से x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है 3x - 2y = -12, 3x - 2y = -12, बट x की जगह क्या पुट करेंगे -13 - 3y/2। साथ में से सिंप्लीफाई करूंगा, 3 को आप पहले -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3s are 39 -39 और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3y से, तो 3 3s are 9 -9y/2 -2y मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज इक्वल टू -12। अच्छा, इस स्टेप पे गौर करें ज़रा। मेरे पास है -39 -9y/2 -2y। पहला जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्रैक्शन है जबकि दूसरा आपको नंबर जो नज़र आ रहा है ये फ्रैक्शन नहीं है। एक्चुअली -2y को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ -2y/1। अब चूंकि ये दो फ्रैक्शंस बन जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा LCM फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब देखिए पहला डिनोमिनेटर 2 है, दूसरा डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को 2 में कैसे कन्वर्ट किया जाए? एक ही सूरत है कि हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीनवाइल मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे फ्रैक्शन 2y/1 को 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि डिनोमिनेटर 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाए डिनोमिनेटर 2 में।
यानी दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो लाइक हो जाए। तो लिहाजा 2 2s are 4y अपॉन 2 1s are 2 इक्वल्स -12। अब एलसीएम लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर में नीचे लिख लेता हूँ, एक बड़ा सा फ्रैक्शन लिख के न्यूमरेटर लिख लेता हूँ -39 -9y -4y इक्वल्स -12। अब -9y -4y ये लाइक टर्म्स है, इन्हें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वक्त तो इनके साइन एक जैसे हैं तो आप इन्हें ऐड करेंगे। लाइक साइन वाले टर्म्स हमेशा ऐड होते हैं, साइन वही लगता है जो इन दोनों के साथ हो, जैसे 9y + 4y 13y। अब दोनों चूंकि नेगेटिव टर्म्स है तो लिहाजा -13y। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो +13y। अगले स्टेप में 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए -12 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब बारी है y को सेपरेट करने की, अलग करने की। तो एक एक स्टेप करके सारी टर्म्स नंबर जो है राइट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे, सिर्फ y को लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे -12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर -39 -13y इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाई 2। 12 2s are 24। इसके साथ साथ -39 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा +39। मैंने आपसे कहा मैं y को सेपरेट कर रहा हूँ, पहले डिनोमिनेटर 2 को शिफ्ट कर दिया, अब -39 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो अब -13y इज इक्वल टू -24 + 39। -24 + 39, 39 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस 15 का आ रहा है। ठीक, अच्छा अब उसके बाद -13 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -15/13। यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि ये नेगेटिव साइन तो 13 के साथ है, तो लिहाजा जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो उसे आप विदाउट एनी चेंजिंग आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ इस फ्रैक्शन के साथ। अब ये कंसीडर होगा -15/13, यानी दोनों के साथ ये नेगेटिव साइन है। y की वैल्यू आ गई -15/13। अब इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। क्या था इक्वेशन 3 हमने जो बनाया था? x इज इक्वल टू -13 - 3y अपॉन 2। ये है x इज इक्वल टू -13 - 3y अपॉन 2। y की जगह क्या पुट करेंगे? -15/13। इसे मैं यही सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं -3 को -15/13 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर 15 3s are 45/13। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो सकता है बशर्ते ये कि वो कॉमन फैक्टर्स उसमें हो। लेकिन अब 3 और 13 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो लिहाजा 15 3s are 45/13। अगले स्टेप में मेरे पास नंबर्स है -13 और दूसरा है 45/13। ये फ्रैक्शन है तो मैं -13 को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ -13/1, जिसका मतलब ये हुआ कि इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। भूल जाए इस होल डिनोमिनेटर 2 को, इसको भूल जाए, सिर्फ आप इस ऊपर वाले हिस्से को देखें। तो मैं -13/1 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, जबकि 45 और 13 का डिनोमिनेटर 13 है। डिनोमिनेटर्स अलग है 1 और 13, इन्हें सेम बनाने के लिए मैं -13/1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 13/13 से। तो 13 1s are 13 एंड 13 13s are 169। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। एलसीएम के लिए आप डिनोमिनेटर्स की जगह एक ही लिखेंगे 13 और न्यूमरेटर्स -169 + 45 एज इट इज़ लिख लेंगे। -169 + 45 का मतलब है कि आप 169 से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? -124, इसलिए बिकॉज 169 जो है वो 45 से ज़्यादा है, तो डिफरेंस 124 के साथ भी साइन क्या आएगा? माइनस का, अपॉन 13 होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब यहाँ पर ये जो आप डिवीजन साइन देख रहे हैं 13 और 2 के दरम्यान, इसे मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है। तो जब आप इस डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे जो 2 है अगर मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं तो 2/1 बनेगा, यही इसकी फुल फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। लेकिन जब आप इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके नीचे मौजूद फ्रैक्शन का आप लेंगे रेसिप्रोकल, यानी उलट। 2/1 बन जाएगा 1/2। डिवीजन साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन के नीचे जो नंबर यानी फ्रैक्शन नजर आ रहा है 2/1, उसका आप लेंगे रेसिप्रोकल 1/2। अब 124 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 62/13 -62/13। तो x और y की वैल्यूज, x की वैल्यू -62/13 और y की वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट की थी -15/13। Hence the solution set is -62/13 and -15/13।